हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस जैसे कि अपना लास्ट जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है एनपीओ, तो आज अपन ने नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कैश फ्लो एनालिसिस। यानी कि अपन कैश फ्लो एनालिसिस के बारे में समझेंगे, इसके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बारे में और इसके प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क के बारे में। तो गाइस स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो एनालिसिस। तो सबसे पहले लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है ये अपन समझने वाले हैं। तो गाइस इसमें लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ कैश फ्लो रिवेल्स द मूवमेंट ऑफ कैश। ऑब्वियसली बात है, जब अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो इसमें मूवमेंट होगी कैश की, जो कि बिजनेस एंटरप्राइजेस के अंदर होती है फॉर द गिवन अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड के अंदर होगी, इंडिकेटिंग स्पेसिफिकली हाउ द कैश वाज जनरेट, यानी कि अपन कैश को किस तरीके से जनरेट करते हैं, व्हेन द कैश वाज कम फ्रॉम एंड हाउ द कैश वाज यूज्ड, यानी कि कैश किस तरीके से बिजनेस के अंदर आता है और उसका यूटिलाइजेशन अपन किस किस तरीके से करते हैं वो समझने वाले हैं। व्हाट हैज बीन डन विद द कैश ड्यूरिंग द गिवन अकाउंटिंग पीरियड, दस कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इनफ्लो, यानी कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो एक स्टेटमेंट है, एक तो इनफ्लो के बारे में बताता है कि यानी कैश का इनफ्लो क्या क्या रहेगा और आउटफ्लो के बारे में बताता है, एंड कैश इक्विवेलेंट इन एन एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन ये जो भी बताएगा वो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बारे में बताएगा। ये होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। गाइस अगर इसको नॉर्मल अगर लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो कैश फ्लो जो स्टेटमेंट होता है उसमें कैश का इनफ्लो होता है और कैश का आउटफ्लो होता है, ठीक है, यानी कि वो भी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड होगा जैसे कि मान के चलते 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का कोई अकाउंटिंग पीरियड है, उसमें अपन फ्लो के बारे में समझेंगे कि फ्लो किस तरीके से होता है कैश का और आउटफ्लो किस तरीके से होता है। इनफ्लो मतलब पैसा आना होता है और आउटफ्लो मतलब पैसा जाना होता है। अब इनफ्लो किन किन तरीकों से होता है और आउटफ्लो किन किन तरीकों से होता है, कैश से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें अपने को दे रखा है कैश मींस नॉट ओनली कैश, मतलब कैश मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपके पास कैश ही होगा, उसके अलावा बट इट ऑल्सो कंपेरिजन डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। अगर मान के चलो कोई भी आपका डिमांड डिपॉजिट है बैंक के अंदर तो वो भी कैश की तरह रहेगा। कैश का मतलब केवल एक वही नहीं होता जो आपके हाथ में कैश है, कैश इन हैंड है, या बैंक के अंदर कोई कैश रखा हुआ है, अगर आपका कोई डिपॉजिट भी है तो वो भी कैश के समान माना जाएगा, नहीं कि इक्विवेलेंट माना जाएगा। अब इसमें अपन को सेकंड पॉइंट दे रखा है कि भैया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता क्या है, कैश से रिलेटेड इक्विवेलेंट मतलब वर्ड है कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश के समान, मतलब समान इक्विवेलेंट, यानी और क्या क्या चीज होती है जो कि होती कैश की तरह ही है और वो कैश माना जाता है। जैसे कि इसमें पॉइंट फर्स्ट लिख रहा है रिडायरली द कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश, यानी कोई भी आइटम जिसको कैश के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी कैश के इक्विवेलेंट माना जाएगा। सो नियर देयर मैच्योरिटी दैट दे प्रेजेंट इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू और एंड इंटरेस्ट रेट्स, यानी कि मान के चलते कोई भी मैच्योरिटी से रिलेटेड कोई पॉइंट दे रखा है आपको, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट रिस्क है उसके अंदर जिसको कि अपन वही कैश के यानी कि इक्विवेलेंट कर सकते हैं, तो वो भी कैश के रूप में माना जाता है, जैसे जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, ठीक है। जनरली ओनली इन्वेस्टमेंट विद ओरिजिनल मैच्योरिटीज ऑफ 3 मंथ और लेस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन क्वालिफाई एज कैश इक्विवेलेंट, यानी कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कि आपने परचेस करे हैं, ठीक है, और वो लेस देन 3 मंथ्स की मैच्योरिटी है उसकी, लेस देन 3 मंथ 3 महीने से पहले उसका पैसा मिल जाएगा तो वो भी कैश के इक्विवेलेंट माना जाता है। लिखा हुआ एग्जांपल फॉर कैश इक्विवेलेंट आर ट्रेजरी बिल, जैसे कि इसमें अगर बात करें कैश इक्विवेलेंट के रिलेटेड कौन कौन सी, अगर तो ट्रेजरी बिल है तो वो भी कैश इक्विवेलेंट है, कॉमर्शियल पेपर है तो वो भी अपन का कैश इक्विवेलेंट है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट है तो वो भी कैश इक्विवेलेंट है, मनी मार्केट कोई फंड परचेस किया है विद कैश में तो वो भी अपना कैश इक्विवेलेंट है। इसको थोड़ा सा अपन को समझना है, यानी कैश इक्विवेलेंट मतलब जो कि कैश के समतुल्य, मतलब कैश के समान होते हैं, ठीक है, उनको कैश ही अपन बोल सकते हैं, तो उसे अपन बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे समझ में, बहुत सिंपल वे है, यानी कैश और कैश से रिलेटेड कौन कौन सी चीज है तो अपन ने बता दिया है कि जिनको कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं वो कैश इक्विवेलेंट होता है, और कोई भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह परचेस करे लेकिन उनकी मैच्योरिटी लेस देन 3 मंथ्स की है तो वो भी कैश इक्विवेलेंट माने जाएंगे। जैसे कि अपन बात कर सकते हैं शॉर्ट टर्म्स इन्वेस्टमेंट, अगर वो 3 मंथ से कम के लिए तो वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट हो सकता है, ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी हो सकती है। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो गाइस अपन बात करेंगे यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो, यानी कैश फ्लो के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। अब गाइस कैश फ्लो जो स्टेटमेंट होता है उसके अंदर 3 एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, यानी बिजनेस के अंदर 3 एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। पहली दे रखी है अपने को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती है और एक होती है जी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यानी इन तीनों एक्टिविटीज को अपन समझने वाले हैं। अब पहले अपन समझते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है। लिखा हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग
एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइजेस एंड अदर एक्टिविटीज दे आर नॉट इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, मतलब वो एक्टिविटीज जो ना तो फाइनेंसिंग होती है, फाइनेंसिंग मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग मतलब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं होती। ठीक है, लिखा हुआ है ना एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है। तो अपन बोल सकते हैं बिजनेस को डेली रूटीन में चलाने के लिए जो भी अपन एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। लिखा हुआ है हेंस दीज आर रिजल्ट ऑफ दोस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, यानी कोई जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं और उस इवेंट यानी कि उसका जो रिजल्ट होता है डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस होता है। यानी कि आप बिजनेस के अंदर जो भी डेली रूटीन में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका जो भी रिजल्ट रहता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस से रिलेटेड होता है, क्योंकि अपन डिटरमाइन करते हैं बिजनेस के अंदर नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, तो उसे अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है उसे अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। आई होप कि गाइस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, वर्ड से समझ में आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद बात चल रही है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती है गाइस? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब बिजनेस के अंदर इन्वेस्टिंग करना, यानी इन्वेस्टमेंट परचेज करना, इन्वेस्टमेंट सेल करना, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती है। लिखा हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इंक्लूड द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल, एक्विजिशन मतलब खरीदना, एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट खरीद रहे परचेज कर रहे हैं वो सारी की सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रहेगी, लेकिन उसमें कोई भी कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इसके अंदर नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आएंगे, चाहे वो कोई आपने फिक्स्ड असेट्स परचेज करी हो, कोई आपने इन्वेस्टमेंट परचेज करा हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने सोल्ड करा है या कोई भी फिक्स्ड असेट्स आपने सोल्ड करी है, वो इसके अंदर आएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर, क्योंकि ये सारी की सारी लॉन्ग टर्म एसेट्स होती है। आई होप की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसे अपन बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर इस बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यानी कि फाइनेंसिंग वर्ड से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे फाइनेंस की व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि लोन लेना, शेयर कैपिटल इशू करना, ये सारी की सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहलाती है। ठीक है, इसमें लिखा है द सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग क्लेम ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो बाय प्रोवाइडर्स ऑफ फंड्स बोथ कैपिटल एंड लोन, यानी कि कैपिटल भी इशू करते हैं और लोन भी इशू, मतलब कैपिटल इशू करते हैं यानी कि शेयर कैपिटल इशू करी, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो। लोन के लिए अपन डिवेंचर भी इशू कर सकते हैं और बैंक से लोन टेकन भी कर सकते हैं। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज that result in changes in the size and composition of the owner's capital including preferential capital in the case of company and borrowings of the enterprises। ठीक है, अब यानी कि अगर कोई कंपनी होती है तो वो शेयर कैपिटल इशू करके पैसा लेती है। ठीक है, कोई एंटरप्राइज होगी तो वो मान के चलते बोरो कर लेती है, कोई लोन वगैरह टेकन कर लेती है। ये सारी की सारी एक्टिविटीज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आती है, जैसे कि इसमें डिवेंचर्स आ सकते हैं आपके, ठीक है, शेयर कैपिटल आ सकती है। ठीक है, अगर मान के चलते लोन का रीपेमेंट आ रहा है तो उसमें आ सकता है। ठीक है, अगर अपन ने कोई रिडेम्पशन करा है प्रेफरेंस शेयर्स का या डिवेंचर्स का तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। फाइनेंस की व्यवस्था करनी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो फाइनेंस से रिलेटेड होती है। ठीक है, आई होप कि गाइस ये बात आपको समझ में आई होगी। तीन टाइप की एक्टिविटीज है, वर्ड से समझ में आ रहा है। ऑपरेटिंग जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, इन्वेस्टिंग जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फाइनेंस जो फाइनेंस की व्यवस्था करने के लिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो गाइस यही है क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोज, इनके बारे में अपन समझ लेंगे। अभी तो अपन ने केवल इसकी डेफिनेशन के बारे में यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है वो समझा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होता है वो समझा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है वो समझा था, और इससे पहले अपन ने मीनिंग समझा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ठीक है, तो गाइस इस लेक्चर के अंदर केवल इतना ही है। अगले लेक्चर में जब अपन बात करेंगे तो इसके परफॉर्मेंस के साथ इसका एक लेक्चर लेंगे जो कि आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही है, आप इसका रिवीजन करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लगे। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।